गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जिस जिसके जिसको सीखने जा रहे हैं, पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 8th सेंचुरी। आपको बताइए मेडाइवल एरा का पीरियड क्या है? 8 टू 18। अब तक जो जितने भी लेसन आपने पढ़े वो 8 से लेकर 8 टू 17 तक, 17707 औरंगजेब की डेथ का ईयर। अब 18th सेंचुरी रह गई। मेडाइवल एरा में पढ़ने के लिए 18th सेंचुरी रह गई। इसके लिए एक अलग पार्ट, अलग लेसन, अलग लेक्चर बनाना पड़ रहा है, पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी। क्योंकि 18th सेंचुरी पूरी की पूरी अजीबोगरीब हरकत से भरी हुई है। मतलब कितने ही शासन जो शुरू में होते थे वो एक हुए और बाद में बिखराव में आ गए। इस प्रकार का यदि हम फॉर्मूला देखते हैं किस प्रकार से अलग अलग डायनेस्टीज थी, यानी पिछले लेसन्स को एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं। चौहान, चोल, चंदेल, प्रतिहार, पांड्य, इस प्रकार से कई डायनेस्टीज थी। और ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं ये कैपिटल है। एक लेसन में इन डायनेस्टीज को पढ़ा था, जिसका आपने एक कोड भी बनाया था याद करने के लिए, सीपीआर। ये डायनेस्टीज, इनकी सबकी अलग अलग राजधानी दिख रही है आपको। ये एक चैप्टर पढ़ा था आपने। इसके बाद में फिर ये देखा कि राजधानी एक ही है, दिल्ली। हालांकि डायनेस्टीज कई थी। डायनेस्टीज के अंदर क्या आएगी, एक कोड बनाया था आपने, सलैब, खिलजी, तुगलक, सैयद और आपका लोधी, SKTSL। तो ये 5 डायनेस्टीज, लेकिन इनकी सारों की राजधानी एक थी। अब आइए आप आगरा। आगरा राजधानी, कैपिटल। ये एक ही डायनेस्टी और एक ही कैपिटल, आगरा, दिल्ली, मुगल्स। ये पढ़ा था आपने, मुगल्स। और इसमें अपने हज वाला सोर्स कोड बनाया था, हज वाला। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इस सोर्स कोड से अपने को अपने जो 200 ईयर्स 200 ईयर्स पढ़े थे, और इसमें अपने 300 ईयर्स पढ़े थे। और इसमें जो चोल, पाल वगैरह डायनेस्टी थे, इसमें मैंने 8 टू 13 सेंचुरी तक पढ़े थे। ये समरी है जो पीछे अपने जो लेसन में जो बातें पढ़ी और जो उनके सोर्स कोड बनाया था याद रखने के लिए। अब आ गई 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में यहां 1707 में जो ही औरंगजेब मरता है, उसके बाद में बिखराव, डिस्पर्सन शुरू हो जाता है पॉलिटिक्स का। अलग अलग राज्य बनने शुरू हो जाते हैं। मोहम्मडन्स अपने अलग बनाते हैं। मान लो 3 स्टेट मोहम्मडन्स के बन गए। कौन से? अवध,
बंगाल, हैदराबाद, ये इसका सोर्स कोड यूं समझे, मुस्लिम्स या मोहम्मडन्स, एम। एक कोड डब्लू का मतलब वतन जागीर। मुगल बादशाह ने, मुगल सम्राट ने औरंगजेब तक या शाहजहां, उससे पीछे जहांगीर, राजपूत को सूबेदार बनाया हुआ था। उनको कुछ राज्य, स्टेट्स, या जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में सूबे कहते थे, सूबे दिए हुए थे। उन सूबों को वतन कहते थे। तो ऐसे ही यहाँ तीन जो स्टेट बनी, ऐसे ही तीन वतन कर लो भाई। डब्लू के लिए तीन वतन कर लो। वतन का मतलब जो वो रहते तो यहाँ थे राजपूत राजस्थान में, लेकिन उनके सूबे का जो रेवेन्यू कलेक्शन होकर के इन राजपूतों के पास आ जाया करता था। तो उनको मतलब कि उस स्टेट के एक प्रकार से मालिक यही थे। जैसे जोधपुर का जो राजा था, जोधपुर का महाराजा अजीत सिंह, उसके पास गुजरात की वतन थी। सवाई जय सिंह जयपुर, इसके पास था मालवा और आगरा। मालवा और आगरा, तो तीन मोहम्मडन्स के पास तीन वतन जागीर। ऐसे ही आप तीन आजादी के लिए कर लीजिए, यानी सोवरेनिटी, एस, सोवरेनिटी, एस, इसको फ्रीडम कह सकते हो आप। हम तो खुद ही अपना राज बनाएंगे, किसी की कोई वतन जागीर नहीं है, न कोई मोहम्मदन या सूबेदार है। और विद्रोह करके इन्होंने अपना राज खुद ने कायम कर लिया। मैंने औरंगजेब के टाइम बताया था कि जाटों ने, सतनामियों ने, सिखों ने, और जो भी कोई, जैसे दुर्गादास राजपूत, खूब विद्रोह किए इन्होंने। औरंगजेब के बस की बात नहीं थी। तो इसमें तीन जो हैं, उसमें अपने सिख स्टेट को पढ़ेंगे, जो विद्रोह कर रहे थे उन्होंने अपनी जमीन वगैरह और एक अलग अलग प्रकार से स्टेट बना लिया। सिख और जाट और मराठा। इस प्रकार से अपना सोर्स कोड बन जाता है मोहम्मडन, वतन और सोवरेनिटी। इस सोर्स कोड से अपने आगे बढ़ते चलेंगे। अच्छा, ये बिखराव कैसे हुआ? ये निश्चित रूप से ये जो मुगल्स हैं, ये वीक हो गए, कमजोर हो गए। किया किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने किया। उसके बाद में जो ही, आपको मैंने कल भी बताया था कि औरंगजेब जब अहमदनगर के किले में बीमार पड़ा था, मौत 21 फरवरी 1707 को, तब वो अपने बेटे को लेटर लिख रहा था कि मैं बेटे, मैं आजम बेटे, मैं मुगल साम्राज्य का पतन देख रहा हूं। मैं इस दुनिया में क्यों आया, कैसे आया, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं अजनबी होकर आया और अजनबी होकर जा रहा हूं, और मुगल साम्राज्य का पतन, डाउनफॉल मैं देख रहा हूं। और उसी डाउनफॉल के कारण क्या है, इतने सारे बिखराव आ गए 18th सेंचुरी में। तो कम से कम हमें 9 जो
ये जगह है, 9 जो स्टेट टाइप जो चीजें देखी, उनके लिए एक फार्मूला बनाया, MWS। चलो, और कैसे डाउन हुआ? औरंगजेब का तो काम था ही डाउनफॉल करने का मुगल साम्राज्य को। 1739 में ईरान से यानी फारस से नादिर शाह आ गया। नादिर शाह आ गया यहां पर दिल्ली में, लाल किले में मोहम्मद रंगीला सम्राट था। वो इतना निकम्मा था, दारू और नशे में पड़ा रहता था। नादिर शाह दिल्ली आया और 1739 में इसने बिलियंस ऑफ बिलियंस रुपए, सोना चांदी हीरे जवाहर, जैसे कोहिनूर का हीरा है वो ले गया मोहम्मद साहब, उसकी कैप में लगा हुआ था, मोहम्मद साहब के ताज में लगा हुआ था रंगीले के, उसको ले गया कोहिनूर को। शाहजहां ने जो अपने बैठने के लिए दरबार लगाया था, वो क्या गोल्ड का पीकॉक होता था, मयूर सिंहासन। आप लाल किले में जाओगे, वो जगह पड़ी है मार्बल की, लेकिन वो सिंहासन जो गोल्ड का और हीरे द्वारा जड़े हुए थे, वो ले गया नादिर शाह ईरान। तो कुल मिला के इतना गोल्ड, इतना चांदी, इतना जो भी हीरे जवाहरात गोल्ड ज्वेलरी थे, बिलियंस में आंकी गई, नादिर शाह ले गया। तो इकोनॉमिकली बिल्कुल एक सेटबैक था मुगल साम्राज्य के ऊपर। इसके बाद में इसी का सेनापति एक चेला जो पानीपत थर्ड युद्ध में आया, अहमद अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली पानीपत के थर्ड युद्ध में इसने मराठों को हराया और बार बार अटैक करता रहता था और मुगलों से पैसे वैसे ले जाया करता था। तो कुल मिला के औरंगजेब, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, यूं कहिए कि ये जिम्मेदार थे मुगल एम्परर को कमजोर करने में, वीक करने में। और इस वीकनेस के बाद में ये बिखराव आपको दिख रहा है 18th सेंचुरी में। अब अपने सोर्स कोड के हिसाब से इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं। वतन, सोवरेनिटी, मोमडन्स। मोमडन्स में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं अवध। अवध का मतलब है कि आज का यूपी में जो लखनऊ है, उसके आसपास का एरिया, सारी यूपी को आप अवध कह सकते हो। इसका सूबेदार था सादत खान। पहले तो मुगल साम्राज्य ने इसको ये कहा कि चलो भाई तुम रेवेन्यू इकट्ठी करो। ये क्वेश्चन बन जाता है, सादत खान को सीरियली कैसे अधिकार दिए गए थे क्रम से। तो पहले तो इसको रेवेन्यू, या यूं कहिए कि दीवानी, कि आप रेवेन्यू इकट्ठा करो, इसको दीवानी कहते हैं, दीवानी। फिर इसको, इस अवध या यूपी जो, इसको हम कह सकते हैं सारे यूपी को अवध। इस ये अवध और इसकी राजधानी लखनऊ, अवध। सादत खान वहां पहले दीवानी अधिकार लिए उसने वहां, उसके बाद में उसको सूबेदार बनाया। मैंने बताया था ना कल, मुगलों में अकबर के समय 15 सूबे थे,
हर एक का एक इंचार्ज होता था, सूबेदार। जैसे अब स्टेट्स के अंदर अपने सीएम है, फिर इसको सूबेदार बना दिया और फिर इसको फौजदार भी बना दिया वहां का। मतलब आप फौज के काम भी देखोगे। तो ये लाइन से सादत खान ने अवध का, उसमें जो औरंगजेब साउथ में था तो उसमें सादत खान वहां राज कर रहा था। जो ही औरंगजेब वगैरह और वागी, अब तो कोई है ही नहीं कहने वाला। वाई शुड नॉट बी रूल इन आवर सुबह, वी शुड रूल दिस एरिया इंडिपेंडेंटली विद ए ऑन फ्रीडम। तो साहब सादत खान जो है अवध का नवाब, अवध के नवाब है। चलो अलग हो गए। दूसरा एरिया बंगाल। इधर बंगाल एरिया के अंदर ये बांग्लादेश वगैरह और आसाम और इधर ये सारा बंगाल, ये बंगाल का जो एरिया था, थोड़ा बिहार भी था इसके अंदर। मुर्शीद कुली खां वो बोला हम भी आजाद है, हमारा सूबा भी ठीक है, हम इसके ऊपर शासन करेंगे। मुर्शीद कुली खां, और अपने नाम से क्या है, मुर्शिदाबाद, एक टाउन का नाम मुर्शिदाबाद बंगाल में, मुर्शिदाबाद कलकत्ता से इधर है, मुर्शिदाबाद उसने कैपिटल बना ली। और बाद में क्या है कि ये मुर्शीद कुली खां के बाद में एक 1740 से लेकर प्लासी के पहले साल तक, प्लासी का जो युद्ध हुआ, 8th क्लास में पढ़ोगे आप। इस साल में एक मुर्शीद कुली खां गुजरने के बाद में एक दूसरा नवाब रहा, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान कुल मिलाकर ये जो है इस प्रकार से सूबेदार है वही किंग बन गए, और उन्होंने मुगल सम्राट को कह दिया कि हम आजाद हैं। तीसरा हैदराबाद। हैदराबाद को किसने बसाया? निजाम ने। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। हैदराबाद में निजाम ये बैठ गया, ये आपका हैदराबाद यहाँ स्टेट, इसने हैदराबाद को इसने बनाया था, और ये यहाँ एक मुस्लिम स्टेट बन गया हैदराबाद का। देसी राज्यों का इंटीग्रेशन पटेल करा रहा था, तो हैदराबाद जो स्टेट था वो भारत में मिलना नहीं चाहता था, लेकिन पटेल ने पुलिस कार्रवाई से मिलाया निजाम को, दबाव डालकर निजाम पर। निजाम कह रहा था मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा। एनीवे ये आपका अहम, इसमें जो अवध, बंगाल और हैदराबाद, इन तीनों में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कॉमन क्या बात थी? कॉमन कई बार पूछ लेते हैं कि जो अवध बंगाल, यहाँ कॉमन क्या बात थी? एक तो जो नंबर 1 तो क्या है कि वो जो जागीरदारी प्रथा थी, जो जागीर देते थे मुगल्स कि वहां से अपनी तनख्वाह वगैरह और लेते रहो, वो वो सिस्टम उनको इनको अच्छा नहीं लगा, हटा दिया उसको। तो फिर रेवेन्यू कलेक्शन किस सिस्टम से हुआ? उस सिस्टम को इन्होंने कहा इजारेदारी। इजारेदारी, इजारे का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में कहिए तो ठेका। भाई 1 साल का ठेका दे दिया, पैसे हमें दे दो, अब आप इस जगह ये कोई काम वो आप पूरा कर दो अपनी मर्जी से। आप कमाना चाहते हो तो थोड़ा कम पैसे लगा दो ठेके में,
लेकिन हमें तो आप कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू दे दो इजारे पर। तो उन्होंने जो किसानों से रेवेन्यू आने वाला था वो एरिया वाइज क्या है कि लोगों को इजारे पर दे दिया। नवाब बोले हमें तो आप रेवेन्यू पैसा दे दीजिए, और किसान जाने और आप जाने वो ज्यादा ले रहे हो कम ले रहे हो वो आपकी सिरदर्दी है। हमने आपको इजारे पर दे दिया, ठेके पर दे दिए, आप यहां हमें रेवेन्यू दे दो। इन नवाबों की, तीनों नवाबों की ये पॉलिसी थी, इजारेदारी। इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन इजारेदारी? कॉन्ट्रैक्ट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो राइट्स हैं रेवेन्यू, किसानों से जो रेवेन्यू लेने के जो राइट्स हैं उनकी 1 साल के लिए किसी को भी वो सेल कर देते थे राइट्स को। तो पैसे दे दो, ये राइट्स आप ले लो, और किसानों से माथापोड़ी आप करते रहो। तीसरी जो चीज थी इनमें कॉमन, कई ये जो सेठ और डीलर पैसे वाले कुछ सेठ लोग होते थे, जैसे बंगाल में था अलीवर्दी खान के पास जगत सेठ, उनसे भी ये पैसे बैंक उनमें जमा कराते थे, बैंकिंग सिस्टम रखते थे, जमा कराते थे और जरूरत होती थी वहां से निकालते थे। तो एक सेठ, जगत सेठों के रूप के अंदर क्या है कि उन्होंने एक बैंकिंग सिस्टम भी इन सूबों में, बंगाल और हैदराबाद में चला दिया। ये कॉमन चीज थी। अब मैं इसको डिकोड करता हूं। वतन, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मालवा और ये मालवा, ये इलाका, और ये आगरा वगैरह, ये दोनों आगरा और मालवा ये जयपुर के सवाई जय सिंह के पास थे, यहां से रेवेन्यू लेता रहता था, ये उसकी वतन जागीर थी। इधर क्या है कि जो जोधपुर है वहां राजा होता था अजीत सिंह, जिसको दुर्गादास राठौड़ ने पढ़ा था बचपन में, अजीत सिंह। उसको जागीर गुजरात की थी, यहां से पैसे वैसे रेवेन्यू लेता था इस तरह से। तो ये वतन जागीर याद होगी आपको, मालवा, आगरा और गुजरात, ये वतन जागीर थी। अब ये भी अलग हो गए, ये भी पैसे अपने अलग से लेते रहते थे, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह जयपुर। अब मेन पॉइंट पर आइए, आजादी। और आजादी लेने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। कोई सुख से आसानी से कोई सोवरेनिटी थोड़ी हासिल हो सकती है, फ्रीडम थोड़ी हासिल हो सकती है। भारत को कितने साल लगे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य से लड़ाई लड़ी, मुगल सैनिकों से लड़ाई लड़कर जो सिख्स जो थे, उन्होंने लास्ट में रणजीत सिंह राजा के रूप में लाहौर में सिख स्टेट, लाहौर में सिख स्टेट की राजधानी बनाए ली 1799 में। और 100 साल पहले जो आजादी का मूवमेंट शुरू किया था, किसने किया था? 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, मुगलों से लड़ाई लड़ने के लिए कि हम आजाद हैं। खालसा पंथ मतलब सबसे बड़ी आर्मी, ग्रैंड आर्मी। और इसी के अंदर यूनिट होती थी जत्थे। कई बार नाम सुना होगा जत्थेदार साहब, जत्थे। इन्हीं को आगे क्या है कि मिसल कहा गया, मिसल। जब पंजाब का पूरा गहराई से स्टडी करोगे तो उसमें हिस्ट्री के अंदर मिसलें आएंगी। जैसे आज भी क्या सिक्स में आप पूछते हो आप क्या हो? जट सिख। अच्छा अच्छा, आप क्या हो? रामगढ़िया सिख। मतलब रामगढ़िया मिसल होती थी, एक छोटी, यूं कहिए कि सिख के अंदर एक छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट टाइप हो गया।
जो रामगढ़िया कंट्रोल करते थे, कहीं पर क्या है जट सिख कंट्रोल करते थे, कहीं अमृतसरी बापा कंट्रोल करते थे इन मिसलों को। और इनका काम क्या था? इनका काम एक ही होता था, मुगल सैनिकों से और या अफगानिस्तान से आने वाले मोहम्मदस अटैक से मुकाबला करने का। तो खालसा पंथ 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने बनाया, और एक मोहम्मदन ने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी थी, मर्डर कर दिया था 1708 में। उसके बाद में कमान संभाली खालसा पंथ की बंदा बहादुर। ये इस बंदा बहादुर ने भी बड़ा मुकाबला किया मुगलों का, लेकिन ये 1716 में इसको पकड़ के फांसी पर लटका दिया था मुगलों ने, बंदा बहादुर को। तो फ्रीडम के लिए त्याग करना पड़ता है। और लास्ट में इन मिसलों को मिला के और राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में 1799 में अपनी एक राजधानी बना ली। और सिखों ने, गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ स्थापित किया था, राज की क्या निशानी होगी? अपनी करेंसी छाप ले, अपने रुपए धन छाप ले, कॉइन्स छाप लिए इन्होंने। सिखों ने अपने खालसा पंथ के नाम से कॉइन्स, सिक्के गढ़ लिए, वही चलते थे उस एरिया के अंदर, मुगलों के सिक्के नहीं चलते थे। और फ्रीडम के क्या क्या सिंबल हो सकते हैं? कि वो टैक्स लेने लग जाए जनता से, जो हेड है वो टैक्स लेने लग जाए जनता से। तो जो फार्मर्स थे उनसे रक्षा, राखी, रक्ष हिंदी में कहते हैं ना, रक्ष, राखी। ये राखी टैक्स क्या है? ये राखी टैक्स लगाया इन्होंने, हेड्स ने, कि आप हमें पैसे दो राज चलाने के लिए, हम आपकी रक्षा करेंगे मुगलों से। तो ये राखी टैक्स की 20% जो अनाज होता था पंजाब में, उसका 20% राखी के रूप में, टैक्स के रूप में वो पंथ खालसा को, खालसा करेगा राज, उस नाम से ये दिया करते थे ये। और खास बात ये है कि ये हर साल बैसाखी, बैसाखी कब आती है? हर साल 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को सारे जो मिसलों के हेड वगैरह और जो सिख नुमाइंदे होते थे वो सारे अमृतसर गुरुद्वारे में मिला करते थे। एक सम्मेलन हुआ करता था, समिट हुआ करता था हर 13 अप्रैल को। वहां पर वो रिजोल्यूशन पास करते थे कि ये बात लागू होगी, राखी का टैक्स इतना होगा, इतने कॉइन्स गढ़े जाएंगे। जो भी राजकाज के काम है उनके ऊपर जो डिसीजन लिया करते थे, वो डिसीजंस या रेजुलेशंस क्या कहला, ये रेजुलेशंस जो पास करते थे वहां बैसाखी के दिन, उन रेजुलेशंस को क्या कहते थे? गुरुमत। गुरुमत। तो इस प्रकार से जो सोवेरेन जो सिख स्टेट था वो अपने देख लिया, और इन्होंने काफी त्याग किया और आजाद हुए मुगलों से। दूसरा जो स्टेट जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ पूरा विद्रोह किया था, ये आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा था, वो लूट लिया था इन्होंने। औरंगजेब साउथ में होता था, सारा तहस नहस कर दिया था जाटों ने। दिल्ली पर भी, लाल किले पर भी कई बार अटैक कर दिया था इन जाटों ने। तो ये क्या है कि ये स्टेट जाटों का, जिसको आजकल क्या नाम है उसका? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान। यहाँ एक स्पेशल जाट होते थे जिनको कहते थे सिनसिनवार।
सिनसनी गांव के जाट थे, इसलिए उनको सिनसिनवार जाट कहते थे। वो रूलिंग जाट होते थे। तो भरतपुर में, एक भरतपुर के पास ही एक जगह है डीग, जो देखने लायक है, उसके महल वगैरह। और यही भरतपुर के पास में एक किला है लोहागढ़। इस किले को, जाटों के किले को कोई फतह नहीं कर पाया। अंग्रेज भी यहां मात खा गए थे और मुगलों से अपनी सुरक्षा करते रहते थे। तो जाटों ने अपनी आजादी की लड़ाई शुरुआत की, एक चूड़ामन नाम के जाट हुआ करता था। चूड़ामन, वो जगह जगह शिवाजी की तरह से जैसे मुगलों को परेशान करते थे, वैसे जगह जगह परेशान करके अपना एरिया बना लिया करता था, अपना एरिया बना लेता चूड़ामन। बाद में एक सूरजमल आए, और जाटों का सूरज उगा, राइज ऑफ जाट्स। सूरज मीन सन, जाटों का सूरज उदय किया सूरजमल ने। उसने जाटों को ऑर्गेनाइज किया और लोहागढ़ फोर्ट बनाया और एक फौज तैयार की। और ये मेनली जो इस जाट रियासत को बनाने में जो मेन काम किया था सूरजमल ने किया था, किला बनाया और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला इसने। तो ये 1756 से और 1763 तक, इतने थोड़े से साल में इसने जाटों की एक रियासत को, एक स्टेट का, एक राज्य का दर्जा, रियासत का दर्जा सूरजमल ने दिला दिया। इसके बाद में इसके उत्तराधिकारी जवाहर सिंह हुए। जवाहर सिंह, जवाहर सिंह ने क्या किया, उसने सारे डीग में जो आज जो भी महल है, तालाब है और आर्किटेक्चर के काम किए, बाकी मुगल सैनिकों को किराए पर लिया। इधर क्या है, सिख सैनिकों को किराए पर लिया और खुद शामिल हुए, मुगलों को मात दी और अपनी आजादी को बरकरार रखा। अब आते हैं तीसरी सबसे बड़ी आजादी, जिसने मुगल साम्राज्य का सत्यानाश करके रख दिया था इनकी आजादी की लड़ाई में, मराठा। जब बॉम्बे से पूना जाते हैं तो एक किला आता है शिवनेरी फोर्ट। महाराष्ट्र में किले बहुत हैं, लगभग 300 तक किले हैं। हालांकि शानदार नहीं है, लेकिन आर्मी के बचाव के लिए बहुत ही बेहतर है। मराठा, शिवनेरी किले में शिवाजी का जन्म होता है। शिवाजी, इन्होंने ठान लिया था, शिक्षा दीक्षा इनकी ऐसी हुई कि आजादी, और यहां दबे हुए थे ये कर्नाटक। मान लो यहाँ शिवाजी का यहाँ जन्म होता है महाराष्ट्र में, यहाँ राज होता था बीजापुर का, आदिल शाह का। मुगल साम्राज्य को ये आदिल शाह टैक्स दिया करता था। तो कुल मिलाकर क्या है कि दोहरी तलवार के बीच में ये आजादी की लड़ाई लड़ी गई। और इधर ये जो हैदराबाद है, ये पहले गोलकुंडा हो गया, लेकिन शिवाजी की लड़ाई यहाँ आदिल शाह से शुरुआत होती है, आदिल शाह से। और आदिल शाह
से काफी रकबा और लूटपाट और खूब कर ली थी इसने, शिवाजी ने। इकट्ठे हो गए थे काफी मराठे इनके अंडर में, इनकी लीडरशिप में। और लास्ट में आदिल शाह ने अफजल खान को जो 7 फुट लंबा चौड़ा तगड़ा डेमन राक्षस जैसा होता था, अफजल खान को इस शिवाजी को मारने के लिए भेजा। और बुलाया शिवाजी को इसलिए कि अपने समझौता करते हैं, प्रेम प्यार से रहेंगे, और कोई सैनिक आप नहीं लाओगे, न कोई अफजल खान लाएगा। ये 59 की बात है। शिवाजी इस मामले में बड़े होशियार थे, क्लेवर होते थे। उनको पता था कि ये अफजल खान क्या है कि मेरे को मारने के लिए ऐसा प्रपंच रचा है। तो शिवाजी ने हाथ में इस तरह से लोहे के, इसको अफजल खान को पता नहीं लगा कि ये मेरे नाखून टाइप है, इस तरह से तीखे बाघ नख खाते हैं, उसको पहन के शिवाजी पहुंच गए। जो ही शिवाजी से गले मिला तो अफजल खान ने क्या है कि 7 फुट लंबा था, शिवाजी थोड़े से छोटे थे। उसने तलवार निकाली, अफजल खान ने तलवार निकाली तो शिवाजी ने जो ही गले लगा, शिवाजी ने क्या अपनी बगनक से उस अफजल खान की सारी आंत को बाहर निकाल दिया। उसकी तलवार धरी धरी रहेगी और अफजल खान को वही मार दिया। तो कहने का मतलब है कि बुद्धि, चातुर्य, क्लेवर शिवाजी में कोई कमी नहीं थी। अब इधर मुगल भी तंग थे शिवाजी से। मुगलों शिवाजी को दबाने के लिए शाइस्त खां को भेजा मुगलों ने। ये तो आदिल शाह का था अफजल खां, मुगलों ने शाइस्त खां को भेजा। शाइस्त खां को बोला कि तुम शिवाजी को दबाइए, शिवाजी को सरेंडर कराइए, शिवाजी को पकड़ के लाइए। जो ही इसने चार्ज इकट्ठा किया, शिवाजी ने एक शादी का बैंड बनाया, उसमें तलवारें उन्हें सारी थी। कम से कम 400 या 400 सैनिक थे। और पूना महल, जहां क्या शिवाजी ने अपना बचपन गुजारा था, उसमें इसने अड्डा बनाया। शाइस्त खान ने, बेवकूफ ने, हर खिड़की हर रास्ते को पूना महल को जानते थे। पूना महल में वो बैंड दाखिल हो गया, बोले कोई देवी देवता की धोख देनी है, ये करना है, पूजा करना है। और अंदर जाते ही इन्होंने दावा बोल दिया, शाइस्त खान मर जाता, उसकी अंगुली कट गई, लेकिन ये भाग गया। कहने का मतलब है कि यहां भी चतुराई से पूना के किले पर पूरी तरह से शिवाजी काबिज हो गए और अफजल खान को मुगल जो था भगा दिया। फिर औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए, कि शाइस्त खान तो निकम्मा निकला, मिर्जा जयपुर का जो था, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह दूसरे थे, मिर्जा राजा जय सिंह। उन्होंने शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए भेजा। इन्होंने शिवाजी को काफी नुकसान पहुंचाया और लास्ट में शिवाजी को एक संधि पर राजी कर लिया, एक टीटी बनाई, जिसको 65 की बात है, 1665, जिसको पुरंदर, पुरंदर एक किला है, पुरंदर जगह है, प्लेस है महाराष्ट्र में, जिसको पुरंदर की टीटी कहते हैं, टीटी ऑफ पुरंदर। इसके अंतर्गत क्या है कि शिवाजी को, मुगलों को 23 फोर्ट्स देने पड़े, जीते हुए देते, मुगलों को देता हूं, मुगलों की सुपीरियरिटी स्वीकार, एक्सेप्ट करता हूं, और मैं मुगलों के दरबार में भी जाऊंगा, जाने के लिए तैयार हूं। असल में इतिहासकार कहते हैं कि शिवाजी बड़े चतुर थे। वो
दिल्ली जाकर क्या है कि उस औरंगजेब का सारा एडमिनिस्ट्रेशन और जो सारा सब कुछ जो था वो सूचना लेना चाहते थे शिवाजी। ज्यों ही वहां पुरंदर की संधि के हिसाब से शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए तो औरंगजेब ने तेवर दिखाए, ढंग से स्वागत नहीं किया और शिवाजी को कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी क्लेवर तो थे ही, सारा सब कुछ देखने के बाद में एक फूलों की टोकरी से शिवाजी गायब हो गए और महाराष्ट्र आ गए। और उसके बाद में शिवाजी ने 1674 में राजगढ़ राजगढ़ को कैपिटल बनाया। राजगढ़ किला है, राजगढ़ के वहां धूमधाम से यज्ञ हवन करके अपने आप को राजा घोषित किया और मुगलों के नाक में दम रखा 80 तक, और 80 में इनका स्वर्गवास हो गया। कोई इनको अरेस्ट वगैरह नहीं कर पाया था, स्वयं की मौत से ये गुजरे। शिवाजी के बाद में 80 में इनका लड़का जो संभाजी है, संभाजी गद्दी पर बैठते हैं, वहां छत्रपति की गद्दी पर 80 में बैठते हैं। 89 में औरंगजेब इनको पकड़ लेता है और 24 औरंगजेब संभाजी के 24 पीस कर करके कभी दांत निकालता है, कभी आंख निकालता है, कभी चमड़ी खींचता है, कभी नाखून खींचता है, कभी हाथ काटता है। 24 टुकड़े करने के बाद इनको मौत दे दी औरंगजेब ने। व्हाट ए क्रुएल्टी। एनीवे, संभाजी के बाद में संभाजी ये बोलकर गए थे कि मेरे मरने के बाद में मेरा जो सौतेला भाई है उसको छत्रपति गद्दी पर बैठा देना। और वो सौतेला भाई था राजा राम। और उनकी वाइफ का नाम था ताराबाई। अब संभाजी के गुजरने के बाद 89 में अब मराठों की कमान जो है राजा राम ने संभाली। जो सौतेला भाई था इनका भी देहांत हो गया 70 में, कोई बुखार वगैरह आ रहा ही, गिरफ्तार नहीं किया था, वही नहीं है मुगलों से गिरफ्तार, ये ताबे ही नहीं आए, न ताराबाई ताबे आई औरंगजेब की, जबकि उनकी उनकी सेना को ये बराबर लगातार मारते रहते थे, उनकी रसद रोक लेते थे। राजा राम के बाद में समस्या आ गई कि अब गद्दी पर कौन बैठे, तो राजा राम के छोटा बच्चा था उसको बैठाया शिवाजी सेकंड के नाम से ताराबाई ने, और ये ताराबाई राज चलाने लगी। ताराबाई इसने इतनी भयंकर मराठों में ताकत भर दी कि औरंगजेब इससे मरते मरते बचा। कई बार गुप्त रूप से सोते हुए पर अटैक करवाए थे औरंगजेब पर ताराबाई ने, लेकिन औरंगजेब बचता रहा। लेकिन 17 में तो औरंगजेब खुद ही खत्म हो गया था। और मराठों की संभाजी की वाइफ थी यशुबाई और उनका लड़का साहू। वो मराठों की कैद में थे इतने सालों से, और उनको मराठों ने उनको यशुबाई और साहू को मारा नहीं। उन्होंने कहा ये अपने तुरूप के पत्ते हैं, काम आएंगे आगे। तो वही हुआ, जो ही औरंगजेब मरा तो बहादुर शाह जो सम्राट बना औरंगजेब का बेटा, उसने साहू को
फ्री कर दिया, बोले जाओ आप अपना मराठा साम्राज्य संभालो। अब इधर ताराबाई शिवाजी सेकंड को लेकर वहां राज चला रही थी, ये क्यों छोड़े राज को। इधर साहू बोले कि रियल तो मैं ही हूं। अब ताराबाई और साहू के बीच में मराठे आपस में लड़ने लग गए। लेकिन इसी बीच क्या है कि साहू ने, इससे पहले मैं शिवाजी का थोड़ा सी मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। शिवाजी अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे। अष्ट प्रधान, 8 मिनिस्टर होते थे, 8, उनको कहते थे अष्ट प्रधान। और उसमें पीएम होता था पेशवा, जो ब्राह्मण ही हो सकता था, कोई ब्राह्मण है वो पीएम हो सकता था। और फाइनेंस के अलग थे, और धर्म के अलग थे, और फौज के अलग थे। इस तरह से 8 मिनिस्टर, अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते थे। तो जो पीएम था, साहू ने एक बड़े योग्य आदमी को बना दिया साहू। हालांकि साहू साहू आदमी को पहचानना जानता था, बाकी खुद लड़ना वड़ना नहीं जानता था, क्योंकि कैद में, प्रिजन में ही रहा। तो इस साहू ने विश्वनाथ को पेशवा बना दिया 13 में, जो 20 तक रहा, 7 साल तक। ये इतना डिप्लोमेट आदमी था कि इसने साहू को स्थापित कर दिया कि नहीं, ताराबाई ने काम किया, ठीक है, उनका समझौता करा दिया, लेकिन अब साहू छत्रपति होगा, संभाजी का लड़का। विश्वनाथ पेशवा 20 में गुजर गया, और फिर 20 से 39 तक विश्वनाथ का लड़का बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव नहीं, सिर्फ बाजीराव। इसके इसके जलवों पर फिल्म भी बनी है, और इसने बाजीराव ने मुगलों का सर्व सत्यानाश कर दिया। मन में आता तभी क्या है कि रेड फोर्ट के ऊपर जाके वहां लूटपाट करके आ जाता, बोल चलो आज रेड फोर्ट को लूटते हैं। रेड फोर्ट पर अटैक करके मुगलों के सारा धन दौलत दिया आता बाजीराव। हैदराबाद का निजाम तो इससे बेहद डरता था कि बाजीराव नहीं आ जाए। कम से कम 50 लड़ाइयां लड़ी बाजीराव ने, एक भी लड़ाई नहीं हारा ये बाजीराव। तो मराठों का उत्थान और मराठा शक्ति पावर को बढ़ाने में, मराठा आजादी को आगे ले जाने में बाजीराव का बहुत प्रमुख हाथ रहा। 39 में गुजरने के बाद में इनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, और इनका नाम था बाजीराव। बाजीराव के बाद में दोनों के नाम लेकर एक पेशवा बना, बालाजी बाजीराव। एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, तीसरा पेशवा। और वो 39 से 61 तक रहा। अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया पंजाब से, तो मराठे आमने सामने हो गए थे। पानीपत का 3rd युद्ध कहते हैं। पानीपत के 3 युद्ध याद है आपको। पहला बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था 1526 में। दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था, अकबर और आदिल शाह हिरमू, 1556 में हुआ था। और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761, इसमें अब्दाली और मराठे थे। मराठे हार गए, और इसकी हार के गम में शौक लगा पेशवा को, बालाजी बाजीराव को, ये 61 में खत्म हो गए।
इनकी इनकी गद्दी पर फिर बैठे माधवराव। माधवराव जो 73 तक, 61 से 73 तक क्या है कि मराठों को काफी आगे ले गए माधवराव। उसके बाद में इनके पेशवाओं के घर के अंदर ही लड़ाई होने लग गई थी। इसके माधवराव के चाचा ने अपने भतीजे को मर्डर कर दिया था, और आगे की हिस्ट्री है वो आप मॉडर्न में पढ़ोगे 8th क्लास में। तो किस प्रकार से शिवाजी ने मराठा आजादी की घोषणा की और हिंदवी राज की घोषणा की कि सारे भारत में हिंदू राज वापस होगा, और संभाजी, राजाराम, ताराबाई और फिर साहू आता है फिल्म में, और फिर जो पेशवा है वो पूना में बैठते थे इनके प्रधानमंत्री, ये सतारा में बैठते थे छत्रपति, और आगे ले जाते मराठा लड़ाई को, मराठा आजादी को। और मराठे पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं जब कोई शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जब टैक्स लेने लग जाए जनता से, और जनता टैक्स देने लग जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आजाद है, एक अलग स्टेट बन गया, मराठा स्टेट बन गया। जैसे सिख स्टेट बना राखी टैक्स से, जैसे भरतपुर में डीग के अंदर गया, राजधानी में कैपिटल थी, एरिया था, और टैक्स लेते थे जाट, डीग स्टेट बन गया। वैसे मराठों का स्टेट बन गया। ये किस प्रकार का टैक्स लेते थे शिवाजी? सरदेशमुखी। 1/10 होता था। जो सरदार होते थे इनके नीचे सर होते थे, उन सारों से 1/10 उनकी जो आय होती थी रेवेन्यू, उसमें शिवाजी ने कह रखा 1/10 दे दीजिए आप। आज भी लिखते हैं कुछ मराठों में सरदेसाई। 1/10 मैथ्स में आता है, 1/10 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आपको पता होना चाहिए 1/10 क्या है। मतलब किसी सरदेसाई के पास एक 1 रुपया है, तो इसमें से 90 पैसे तो खुद रखेगा, और 10 पैसे शिवाजी को देगा। इसको सरदेशमुखी टैक्स कहते थे। और एक दूसरा टैक्स होता था चौथ। इसको बड़े गंदे नाम से पुकारते हैं आज भी। कोई रिश्वत लेता है और लेता है कि ये चौथ वसूली कर रहा था, कि रोड के ऊपर क्या है कि पुलिस खड़ी थी और वो आरटीओ खड़ा था, ड्राइवरों से चौथ वसूली हो रही है। चौथ का मतलब, जबकि मराठों का ये टैक्स होता था, ये टैक्स का नाम था चौथ। चौथ का मतलब चौथा, 1/4। हिंदी में 4 को क्या कहते हैं? 4 या चौथा कहते हैं। तो ये सुरक्षा के लिए कोई भी, जैसे राजपूत थे और कोई भी जनता वगैरह, सबसे उनसे सारे इंडिया से जहां भी मराठे गए वहां से चौथ वसूल कर लेते थे। ये चौथ वसूल करने का मतलब क्या है कि वहां जनता से उसकी जो इनकम थी, एक 1 रुपया यानी 100 पैसे, और इस 100 पैसे में से 25, 1/4 हो गया ना, 1/4, 1/4, तो 25 पैसे जो शिवाजी और आगे जो पेशवा थे वो इस प्रकार से ये टैक्स लिया करते, सरदेशमुखी और चौथ। इस प्रकार से
अपना ये कोड जो डी कोड होता है, मुस्लिम्स के 3, वतन के 3 और सॉवरेनिटी के 3। और ये चैप्टर मैं सोचता हूँ आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। थोड़ा सा डिटेल में सिख और जाट, मराठा, इन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। उसमें से इवेंट पूछ सकते हैं, नाम के पूछ लिए, कौन से टैक्स थे, लड़ाई कहाँ हुई, और इसी तरह से इनकी आज़ादी की लड़ाई में खालसा पंथ क्या है, वो है। तो ओके।